वो पता चल रहा है क्या बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातों से ये पता चल रहा है क्या कि वो चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी है, चैलेंजेस क्रॉस करने का उसमें ये है, मतलब पैशन है, वो सब वो ढूंढते रहते हैं। तो 10 में से 8 कंपनीज जितना मैंने आज तक देखा है वो डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए आती हैं। बट अ पर्सन जिसका डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है और वो टेस्टिंग को सेकंड चॉइस भी नहीं मानता है, उसका टेस्टिंग में इंटरेस्ट है। अब हम हमेशा डेवलपिंग के साथ टेस्टिंग को कंपेयर करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एज ए टेस्टर आपको जाना है तो आप टीटीसी जॉब कॉर्नर के नाम से उनका एक पूरा चैनल है, एंड तो वहां पे भी जाके किसी भी बिगनर्स को या किसी भी So hey Akshay, first of all a very warm welcome to my channel that is Help for Testing Guy. How are you? या आई एम गुड, या हाउ आर यू, I am थैंक्स फॉर also हैविंग मी हियर। thank you so much अक्षय कि आपने अपना टाइम निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। काफी टाइम से हम लिंक्डइन पे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के पोस्ट देखते हैं, बट आपके कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो वायरल इस तरीके से होते हैं ना कि वो एक बिगनर्स के माइंडसेट में एक अप्रोच छोड़ जाते हैं कि क्या ये भी चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती। मैंने राइट बहुत राइट। सारे आपके रिसेंट पोस्ट देखे कि हाउ टू अनब्लॉक योरसेल्फ एज अ टेस्टर। एक मैंने आपका रीसेंट पोस्ट देखा, तो वो उस पोस्ट ने मेरे को मोटिवेट किया कि क्यों ना हम एक ऐसा पॉडकास्ट करें जिसमें हम कंफर्ट जोन के ऊपर बात करेंगे, जो टेस्टर एक अपने कुछ ड्यूरेशन के बाद समझ लेता है कि राइट नाउ यार अब तो टेस्टिंग में यही है, दिस इज माय कंफर्ट जोन, अब इससे आगे क्या ही करना, यू नो। एंड वहीं से एक चीज निकलती है, चैलेंजेस, जो एक फ्रेशर को या बिगनर को या एक लेटरल एंट्री के पर्सन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि उन चैलेंजेस को अगर उन्होंने सॉल्व कर लिया, उन हर्डल्स को पार कर लिया तो सक्सेस मिलेगा। बट अगर उन चैलेंजेस में फंस गए तो उसका रिजल्ट तो शायद मुझे और आपको बहुत अच्छी तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बुरा भी हो सकता है, क्योंकि आपका ग्रोथ रुक जाएगा। सो आई राइट। होप आपको पूरा हर चीज क्लियर है ऑलरेडी कि हम किस चीज के टॉपिक्स को आज पिक करने वाले हैं, जिससे हम डायरेक्टली अपने थॉट्स को उस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे कि हम कहीं ना कहीं टेस्टिंग के इकोसिस्टम में वैल्यू को क्रिएट कर सके। सो पॉडकास्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा मेरी ऑडियंस को बताएंगे तो उनको एक बेटर इंसाइट हो जाएगा कि अक्षय ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की दुनिया में। या श्योर श्योर, थैंक यू। या सो बेसिकली मैंने एक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स किया था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। 2-3 महीने के बाद मेरा वो कोर्स ख़त्म हुआ, देन एक जॉब मिली सर्विस बेस्ड कंपनी में बेसिकली। सो वहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि एज अ फ्रेशर हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती। कॉलेज में अलग चीज़ होती है जो सीखने मिलती है, एंड जब जॉब करते एक्चुअली वहाँ पे कलीग्स के साथ या फिर लीड के साथ, बॉस के साथ करना पड़ता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस आने लगी, तो उस चैलेंजेस में मैं धीरे धीरे सीखता गया उसमें ऑलरेडी और भी। और मुझे फिर वो जो भी मेरे बॉस थे या फिर मैनेजर थे, उनसे मुझे सीखने मिला बहुत कुछ चीज़ें। फॉर एग्जांपल मुझे लोन मॉड्यूल दिया गया था, पहला मेरा बैंकिंग का प्रोजेक्ट था, उत्कर्ष बैंक क्लाइंट था मेरा, तो वहाँ पे मुझे लोन मॉड्यूल दिया गया था। तो लोन से रिलेटेड में जितना हो सके वो मैंने सीखा, ग्रास्प किया। मिस्टेक्स भी बहुत की मैंने तो वहाँ पे, तो फिर मिस्टेक्स से भी मैं सीखता गया वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने खुद को फिर वहाँ उस टाइम पे एज अ फ्रेशर मैंने खुद को बोल दिया था कि ठीक है जितना चाहे मिस्टेक्स कर लो, अलाउड है। खुद को मतलब कोसना नहीं है कि अरे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, मतलब बुरा नहीं मान के लेना है खुद के बारे में, अरे मेरे से मिस्टेक्स हो रहा है अब क्या करूँ मैं, ऐसा। तो मैंने अलाउ कर दिया था कि स्टार्टिंग के 1-2 साल में पूरा मिस्टेक्स करने के लिए खुद को अलाउ करूँगा और उससे सीखूंगा करके। तो ये अप्रोच था मेरा स्टार्टिंग में। एंड फिर उसके बाद मुझे दूसरा क्लाइंट मिला, आदित्य बिरला फाइनेंस का। वहाँ पे भी लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर के साथ मुझे टेस्टिंग करने का मौका मिला। मोस्टली मेरा मैनुअल टेस्टिंग में रहा है 5 इयर्स, एंड उसके बाद रिसेंटली 1-1.5 साल पहले से मैंने ऑटोमेशन एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। देन मेरा ये अप्रोच रहा कि अरे मैनुअल टेस्टिंग में अपन अच्छा कर पाए तो शायद ये भी ट्राई कर लेते, शायद इसमें भी थोड़ा सा टच में रहने के बाद ऑटोमेटिक अपना शार्प हो जाएगा। ऑटोमेशन के टूल्स भी एक तरह के टूल्स ही प्रोडक्ट ही होते हैं, जैसा कोई भी मैनुअल टेस्टिंग का प्रोडक्ट हम मास्टर कर जाते हैं कुछ दिनों में, कुछ महीने उस पर हैंड्स ऑन करके। तो सिमिलर वे में अगर कोई ऑटोमेशन का टूल है, उसका भी अपन रेगुलर टच में रह के वो मास्टर कर ही जाते हैं।
तो उस अप्रोच से मैंने वो स्टार्ट कर दिया कि ऐसा हो, मतलब सेम चीज अप्लाई होगी ऑटोमेशन टूल्स पे भी। तो ये ओवरऑल मेरा ये था। तो कर दैट्स इट या। ओके, आपने एक बहुत बड़ी चीज करी कि अगर गलती हो रही है ना तो उसको आपने कहा कि अपने को कोसना नहीं है। ये वो वाली चीज होगी ना कि वो एक कोट है जो हमेशा कहते हैं कि डोंट चैलेंज योर लिमिट्स, लिमिट योर चैलेंजेस। तो आपने एक उस पर्टिकुलर कोट को यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश किया किस तरीके से, और फिर आपने ना एक बहुत, जैसे मराठी में ना एक बहुत बढ़िया वर्ड जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम इंग्लिश में बोल देते हैं ना कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एक इंग्लिश में बोलते हैं, मराठी में हम ऐसा बोलते हैं अपने को जम नहीं रहा ये चीज, यू नो। तो जो कंफर्ट है ना, वो उस कंफर्ट से बाहर कैसे है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बहुत सारे जैसे भी पॉडकास्ट कर चुका हूँ, तो मैंने एक कॉमन पॉइंट यही देखा है जो इस समय चल रहा है, जो मार्केट में भी बहुत ज्यादा ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। मैंने इतने साल मैनुअल में कर लिया, अब ना ऑटोमेशन के लिए मेरे को कोडिंग की नीड है, या मेरे को ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। सो हाउ टू एक्सप्लोर ऑटोमेशन एज पर योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। ओके, श्योर। सो बेसिकली मुझे तो पता धीरे धीरे पता, जैसे मुझे लगा कि ऑटोमेशन एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या बेस्ट रिसोर्सेस हो सकते हैं। ओके, सो एक्चुअली बाहर इंस्टीट्यूशंस भी हैं ऑटोमेशन ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन उनके चार्जेस काफी हाई है। तो मैंने वो थोड़ा सा अवॉइड किया। मैंने दूसरा चीजें ढूंढने का कोशिश किया जो अफोर्डेबल भी हो। तो मुझे थोड़ा उडेमी अच्छा लगा उस बेसिस में। उडेमी पे कोर्सेस है। तो बेसिकली राहुल शेट्टी का मैंने सेलेनियम से स्टार्ट किया, सेलेनियम कोर्स लेके। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने रेस्ट अश्योर्ड एंड एपीएम वो वाले कोर्सेज भी राहुल शेट्टी वाले ही लिए। ओके, सो वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल आपको मिल जाते हैं कोर्सेज। एंड राहुल शेट्टी इज़ वेरी गुड ट्रेनर। सो वो क्या करते हैं, वो बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं एकदम कि फ्रेशर्स पे या जो भी ज्वाइन कर रहा है उसको ऐसा लोड नहीं आना चाहिए किसी चीज़ का। क्योंकि क्या होता है, जनरली ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर ऑटोमेशन करना है तो आप पहले कोडिंग से स्टार्ट करो, आपको कोई लैंग्वेज आना चाहिए पहले, आप पहले लैंग्वेज को पकड़ो, लैंग्वेज को मास्टरी करो, देन आप ऑटोमेशन पे जाओ। लेकिन ये थोड़ा सा अप्रोच इतना काम नहीं करता है ये चीज़। क्योंकि कोई बंदा सपोज जावा का शुरू कर दिया, उसने जावा सीखना, तो एक टाइम के बाद इतना सारे कंसेप्ट्स आ जाते हैं जावा में, तो वो बोलता है अरे ये मेरे बस की बात नहीं है अभी ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स है, ये वो बहुत लोड आ जाता है। तो उसको वो उधर ही छोड़ देता है होप, और फिर वो सेलेनियम को कभी टच ही नहीं करता है, वो जावा तक ही रुक जाता है। तो ऐसा हो जाता है। तो इसलिए पूरा लोड जावा पे भी नहीं डालना है, पूरा सेलेनियम पे भी नहीं, ऐसा। तो बैलेंस्ड अप्रोच करके, मतलब जहाँ पे भी जावा की जरूरत हो वहाँ पे जावा बताया जाए, जावा के कंसेप्ट बताया जाए। तो वैसा बैलेंस्ड अप्रोच से वो राहुल शेट्टी अपने कोर्स में बताते हैं। तो डायरेक्टली वो सेलेनियम से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जावा का कुछ कंसेप्ट है वहाँ पे वो क्लियर कर देते हैं। और उनका डेडिकेटेड सेक्शन भी है जावा को पॉलिश करने के लिए। वो बाद में जैसे जैसे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है सेलेनियम में, ऑटोमेशन में, तो अपन बाद में जाके जावा का सेपरेटली वो सेक्शन वापस एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं शार्प करने के लिए। Exactly. लेकिन पहले ही अगर जावा करते करते ही पहले ही अगर होप्स छोड़ देंगे तो सेलेनियम को कभी टच ही नहीं कर पाएंगे। एंड देन ऐसा लगेगा कि नहीं जमेगा अपने को, ये ऐसा वो माइंडसेट हो जाता है और छोड़ देते हैं बंदे बीच में। ऐसा एक और चीज है अक्षय, मैंने आपके बारे में बहुत सारा थोड़ा बहुत R&D करने का ट्राई किया कि कुछ ना कुछ ऐसा मिले जिससे हम वैल्यू ऐड कर सकें। मैंने देखा कि आप टेस्टिंग हैकाथॉन्स को लेके या कम्युनिटीज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं अपनी लाइफ में, जिस तरीके के मैं आपके लिंक्डइन के पोस्ट देखता हूँ। सो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस उन पर्सन्स को है या उन बिगनर्स को है जो बेसिकली जिन्हें नहीं पता कि टेस्टिंग कम्युनिटीज काम किस तरीके से कर रही हैं, किस तरीके से उनकी हेल्प कर रही हैं, तो आप किस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं? या ठीक है। तो टेस्टिंग कम्युनिटीज के बारे में सो कैसे जैसे जैसे मुझे पता चला कि टेस्टिंग कम्युनिटीज भी है, जैसे कि द टेस्ट चैट है, द टेस्ट ट्राइब है। सो मोस्टली मैं टेस्ट चैट पे काफ़ी एक्टिव रहा हूँ पिछले कुछ 2-3 सालों से। सो वहाँ पे जब भी मुझे मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंज आता था, वो बॉस से रिलेटेड हो, कोई मेल से रिलेटेड हो, कुछ एस्केलेशन से रिलेटेड हो, या कुछ क्वेरीज आती थी, तो मैं वहाँ पे डालता था ताकि वहाँ पे जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं टेस्टिंग में और कोडिंग में, टेस्टिंग में, उनसे मुझे कुछ इंसाइट मिले कि इस सिचुएशन में मैं अटका हूँ तो मुझे इससे बाहर कैसे निकलूँ मैं, वो क्या सही अप्रोच रहेगा। तो वो मुझे वहाँ से भी हेल्प मिलती थी काफ़ी। तो मैं जब भी मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन में अटकता था कि अभी मैं क्या करूँ, मतलब ऑफिस लाइफ में,
तो मैं उधर डालता था, तो मुझे कुछ उधर से कुछ आइडियाज मिलती थी कि क्या करना चाहिए आगे का स्टेप या फिर वो सब, तो इसलिए उस हिसाब से वो बहुत अच्छा है। एंड जॉब के लिए भी डेडिकेटेड आपको टेलीग्राम का चैनल है, द टेस्ट चैट कम्युनिटी का, तो वो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है जॉब सर्च जो कर रहे हैं उनके लिए। टीटीसी जॉब कॉर्नर के नाम से उनका एक पूरा चैनल है, एंड तो वहां पे भी जाके किसी भी बिगनर्स को या किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्टर को अगर किसी जॉब की नीड है या स्विच करना चाहता है तो वो वहां पर जाके कर सकता है। इसमें हम सबसे बड़ी चीज को अगर हम लेके बात करें कि हसल को लेके आज मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि टेस्टिंग आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, बट एक हसल होती है कि कुछ अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी हसल, मुझे ये लगता है जितना मैंने देखा है कि लिंक्डइन पे आपकी पोस्ट को लेके कंसिस्टेंसी में हर टॉपिक पे हर यूनिक चीज को लिखा हुआ है, हर टॉपिक दूसरे से इंडिपेंडेंट नजर आता है। तो ये किस तरीके से आप मोटिवेट होते हो कि यार ये ऐसा करना चाहिए, या जैसे मैंने आपका देखा कि अनब्लॉक कैसे करे एक एज अ टेस्टर, हाउ टू अनब्लॉक योरसेल्फ, तो उन जो आप पोस्ट लिखते हो उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है? क्या किसी आप टारगेट ऑडियंस को कवर करना चाहते हो कि सिर्फ टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही चलना चाहते हो? मैं इसमें आपका बेसिकली थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ। या मोस्टली मैं टेस्टिंग वालों को फोकस करता हूँ, टारगेट ऑडियंस को, क्योंकि उसी प्रोफेशन में हूँ और मुझे पता है उसमें अप्स एंड डाउन्स क्या हो रहे हैं, एंड मुझे कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, और मुझे भी ऑटोमेशन सीखते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आई, मतलब जो भी हमें एरर फेस करते हैं मल्टीपल, कभी कभी एरर्स सॉल्व नहीं होते तो हम होप छोड़ देते हैं, वैसा भी हो जाता है कि कुछ लोग वहां से भी पीछे हट जाते हैं कि ठीक है, अरे मतलब ये काफी झंझट वाला काम है, इससे कोडिंग वीडिंग एंड एरर्स आते हैं तो कभी कभी 1-2 दिन भी सॉल्व नहीं होते, ये भी हो सकता है। तो वो सारी जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं पोस्ट्स के द्वारा मैं डालते रहता हूँ कि एक्चुअली मतलब कैसे कि हमें होप लूज नहीं करना है, जब भी एरर फेस करे हमें पेशेंट रहना है, हम सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कभी कभी स्टैक ओवरफ्लो पे हमें कुछ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, अगर हम पेशेंटली उसको रीड करेंगे तो कुछ ना कुछ उधर मिल जाता है, कभी कभी ब्लॉग्स पे मिल जाता है हमें सॉल्यूशंस। ओके, सो ये सब हमें रिसोर्सफुल बनना है बेसिकली कि मुझे आता भी नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ हमें आती नहीं है तो हम वो गूगल पे सर्च करके वो अप्लाई कर सकते हैं, सर्च करके ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं चला हम और कुछ दूसरी जगह पे सर्च कर सकते हैं, या फिर जैसे कि टीटीसी ग्रुप पे, मतलब टेस्ट चैट के ग्रुप्स पे, कम्युनिटीज पे हम हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे करंटली मैं ये चैलेंज फेस कर रहा हूँ। लेकिन फर्स्ट थिंग ऐसा है कि आप अपने एंड से पूरा कोशिश कर लो, देन आप ग्रुप पे जाओ, कम्युनिटी वाले, और वहाँ पे डालो कि हाँ मैंने कुछ ट्राई किया है अपने एंड से ढूंढने का लेकिन मुझे नहीं मिला, देन मतलब आपका भी वो सर्चिंग स्किल्स बढ़ेगा। गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो, स्टैक ओवरफ्लो पे, मतलब जो एरर का रिजोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो आपका सर्चिंग स्किल बढ़ना चाहिए। आप डायरेक्टली जाके किसी भी बंदे को लिंक्डइन पे या फिर टेस्टर ग्रुप पे आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चन मत करो, पहले आप 1-2 घंटा उस पर डालो कि खुद से आपको मिल रहा है क्या उसका सोल्यूशन, अगर नहीं मिल रहा है देन आप जाओ और आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी वहां से, ग्रुप से। आपने एक चीज कहा कि मैनुअल टू ऑटोमेशन में काफी सारे हर्डल्स आपने फेस किए थे अपनी जर्नी में, तो वो सबसे पहले तो वो हर्डल्स क्या थे जो आपने फेस किए थे, और जो हर्डल्स थे उसको आपने ओवरकम कैसे किया? दैट इज वाई मैंने आपका रिसेंट एक्टिविटी देखा तो ज्यादातर चीजें ऑटोमेशन से रिलेटेड ही थी, तो मैं इन दोनों का एक आंसर आपके थ्रू, या क्या आपका प्रोसेस है जिस तरीके से आपने ओवरकम किया, तो वो कैसे किया आपने? या सो बेसिकली जैसे जैसे मैंने ऑटोमेशन का कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे थोड़ा रियलाइज होने लगा, अरे मतलब जितना लगता था डर पहले ही, क्योंकि हम पहले ही डर क्रिएट कर लेते दिमाग में किसी चीज के बारे में कि ऑटोमेशन, अरे मतलब कोडिंग, अरे मतलब डिफिकल्ट है, तो ये सब डर अपन पहले से ही क्रिएट कर लेते हैं, देन उसमें कभी हाथ नहीं डालते या फिर फर्स्ट स्टेप अपन नहीं उठाते उस चीज को करने के लिए या फिर कोई कोर्स लेने के लिए। तो वो मुझे धीरे धीरे क्लियर हुआ कि कोर्स देखते देखते अरे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये, मतलब डुएबल है, मतलब जो भी हम डाल रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो रहा है, दिख रहा है हमें सामने, ऑटोमेट हो रहा है, कुछ थोड़ी बहुत चैलेंजेस है वो सर्च करके मिल जा रहे हैं, सॉल्यूशन भी मिल रहे हैं, तो मतलब हम कर सकते हैं इसमें। तो वो एक चीज से मुझे थोड़ा लगा कि अरे हाँ अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें ऑटोमेशन का एक्सप्लोर करने में, तो वैसे मैंने कोर्सेज कंप्लीट किए वो। एंड दूसरा एक चीज था माइंडसेट का कि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ऑटोमेशन का माइंडसेट का बनना है, मैनुअल माइंडसेट आपका होना चाहिए जरूरी, क्योंकि टेस्टिंग का जो क्राफ्ट है, टेस्टिंग माइंडसेट आपका होना है उसमें। सिर्फ आपको ऑटोमेशन आता है तो अभी भी इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी,
कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। सिर्फ मैनुअल आता है तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे आपका ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, सैलरी का ग्रोथ, वो सब ग्रोथ, ओके, प्रोफेशनल ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा। सो आपको मैनुअल का माइंडसेट भी चाहिए टेस्टिंग का, एंड ऑटोमेशन भी चाहिए, तो आप राइट चीज को ऑटोमेट कर पाओगे। पहले राइट आइडेंटिफाई कर पाओगे मुझे एग्जैक्टली क्या ऑटोमेट करना है, किस हद तक करना है, और देन आप करोगे। सो 100% ऑटोमेशन वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। इसलिए मैनुअल माइंडसेट भी आपका जरूरी है इस चीज में। मैनुअल एंड ऑटोमेशन साथ में लेके आपको चलना है। एंड मेरा एक माइंडसेट पहले से, मतलब जिससे मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिला, कि अगर मैं जब मैं मैनुअल टेस्टिंग में था, जैसे कि मैंने LMS का एप्लीकेशन टेस्टिंग किया, तो मेरा वो LMS के बारे में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मतलब जो भी मेरा सॉफ्टवेयर था LMS का, लोन मैनेजमेंट सिस्टम, उसका मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। डिफरेंट APIs में मैं मास्टर बन गया वहाँ पे। तो मुझे पता चलने लगा कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है एक इन डिटेल, और मैं मीटिंग्स में भी मैं अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाया कि काउंटर क्वेश्चंस करना और इन डिटेल में। सो मुझे लगा अरे ये मैनुअल टेस्टिंग में अपन एक सॉफ्टवेयर के साथ कंटिन्यूस टच में रहने पे हमारा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम मास्टर कर देते हैं किसी भी सिस्टम को, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते करते। तो सेम चीज ऑटोमेशन टूल्स, जावा, अदर लैंग्वेज पे भी अप्लाई होती है। तो सेलेनियम को ले ले, तो सेलेनियम को भी आप मैनुअल टेस्टिंग के माइंडसेट से देख सकते हो, और सेलेनियम को ट्राई करते रहो, कुछ एरर्स आएंगे वापस ट्राई करो, देन आपको वो ऐसा होगा कि आप सेलेनियम को मैन्युअली टेस्ट कर रहे हो, राइट। मतलब आपको मैनुअल टेस्टिंग का माइंडसेट छोड़ना नहीं है, बस प्रोडक्ट जो भी है, LMS का प्रोडक्ट था फॉर एग्जांपल मेरा लोन मैनेजमेंट सिस्टम का, उसकी जगह पे सेलेनियम को मैं ट्राई करने लगा, ऐसा हो गया। तो आपका वो उधर भी एक्सप्लोरेटरी माइंडसेट हो जाएगा, वो हेल्प करेगा आपको, एंड आप सेलेनियम को भी सीख पाओगे, ग्रास्प कर पाओगे अच्छे से। ट्रू। आपने एक चीज बोल दिया कि नेवर लूज योर होप, बिकॉज यू नो इससे पहले क्वेश्चन में आपने एक होप बोला कि होप नहीं छोड़ी मैंने। तो नेवर लूज होप या नेवर गिव अप का जो एक एटीट्यूड होता है, अगर वो बिगिनर्स लेवल पे ही किसी पर्सन को मिल जाए, किसी स्टूडेंट को जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके ऊपर आपका क्या अप्रोच रहेगा कि उसको आप किस तरीके से गाइड कर सकते हो? कि क्योंकि क्या होता है कि इनिशियल लेवल पे कंपनीज जो होती हैं, अगर मान लीजिए कॉलेज है, ABC कॉलेज नाम है उसका, एंड वहाँ पे 60+ स्ट्रेंथ है एक बैच की, और कंपनीज आ रही हैं, ऐसा नहीं कंपनीज नहीं आ रही, मैं आफ्टर कोविड की बात कर रहा हूँ। सो बट कंपनीज का रेशियो ये हो रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 10 आ रही हैं, तो 10 में से 8 कंपनीज, जितना मैंने आज तक देखा है, वो डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए आती हैं। बट अ पर्सन जिसका डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, और वो टेस्टिंग को सेकंड चॉइस भी नहीं मानता है, उसका टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, बट स्टिल कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो रहा है एट एन इनिशियल लेवल, तो उसके ऊपर आपका क्या एडवाइस रहेगा उन फ्रेशर्स को? फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट में नहीं हो पा रहा है उसका, एंड देन टेस्टिंग में करना चाहता है। नहीं, बेसिकली डेवलपमेंट के लिए जो पर्सन है, फॉर एग्जांपल जैसे आप हो, आपको डेवलपमेंट में जाना था, आपका डेवलपमेंट में हो गया, कंपनी आई आपको ले गई, बट मेरे को टेस्टिंग में जाना था, कंपनी आई बट मेरा नहीं हुआ ऑन कैंपस। एक रिजेक्शन जो होता है ना, वो बिगिनर्स की लाइफ में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और लेकिन होता है ना कि नीश मार्केट है, तो वो एंट्री नहीं कर पा रहा, तो एक रिजेक्शन वर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ चलता है। तो उस पर्टिकुलर चीज पे एट दैट मोमेंट इन टाइम नेवर लूज होप का जो एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे आपने बताया, वो इस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं? ओके, फॉर एग्जांपल अगर उसको डेवलपमेंट में जाना था एंड उसका नहीं हुआ, राइट, क्योंकि उसको रिजेक्शन मिला बेसिकली, ठीक है, तो अगर उसको फीडबैक मिलता है वहां से कि क्यों था रिजेक्शन, क्या कमियां थी, तो देन वेल एंड गुड। एंड इनकेस नहीं भी मिला तो वो मतलब खुद से रिसर्च कर सकते हैं, और कुछ देख सकते हैं कि कुछ चीज़ों में, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी वो बात कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका अप्रोच क्या था, आपने कैसे स्टडी किया, आपने कैसे प्रिपरेशन किया, और कैसे इंटरव्यू में कैसे बोलना चाहिए। मतलब बेसिकली ऑल द स्टेप्स आपको मिल जाएंगे। गूगल पे भी आप रिसर्च कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ जो जावा या फिर जो भी आपका लैंग्वेज है वो सीखना है, आजकल तो यूट्यूब पे काफी सारे प्लेलिस्ट है, वो आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो देखना। मॉक इंटरव्यूज भी यूट्यूब पे काफी कुछ है, तो मॉक इंटरव्यूज के भी यूट्यूब वीडियोस भी आप रेफर कर सकते हो। लेकिन मतलब आपको कंसिस्टेंटली वो ट्राई करते हैं ना, तो रिजेक्शन मतलब सब कुछ खत्म ऐसा नहीं है। आपको वो रिजेक्शन से एक सिग्नल मिलता है कि अरे कुछ तो कमी है, वो उसको मुझे भर के निकालना है बस। सो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाना है, और थोड़ा
ये सब रिसर्च करके, थोड़ा सा स्टडी करके आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में और थोड़ा कॉन्फिडेंट बन के जाना पड़ता है। दैट्स इट। ट्रू। अगर हम बात करें तो एक वाइसा वर्सा रिलेशन होता है, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से भी है और मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे भी है। फॉर एग्जांपल एक इंटरव्यूअर और एक इंटरव्यूवी में एक होता है कि अगर मान लो कि मैं किसी के पास इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मैंने उसके बारे में पढ़ लिया कि इस पर्सन का इतना एक्सपीरियंस है, तो मैंने उसके बारे में R&D कर ली, तो उनके स्किल सेट में जाके मैंने देख लिया कि इनकी एक्सपर्टीज इस पर्टिकुलर लेवल पे। बट अगर मैं एक इंटरव्यूअर के परसेप्शन से बात करूं, उसकी भी कहीं ना कहीं कैंडिडेट से एक्सपेक्टेशन होती है, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की प्रोफाइल में एंट्री करना चाहता है एज अ बिगिनर या तो लेटरल एंट्री। तो आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे इंटरव्यू लिए होंगे इतने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, तो यू नो आपका क्या एक अप्रोच रहता है कि आप किस तरीके से कैंडिडेट को जज करते हैं? एक्चुअली मैंने इंटरव्यू अभी तक लिए नहीं है कोई, लेकिन मुझे पता है कि इंटरव्यू जो लेते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है और वो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो मोस्टली वो उनको ये जानना होता है कि कैंडिडेट विलिंग कितना है कि कुछ करना है। अगर कैंडिडेट को कुछ पता भी नहीं है तो वो उसका विलिंगनेस ढूंढते हैं कि उसके बाद से वो पता चल रहा है क्या, बॉडी लैंग्वेज से उसकी बातों से ये पता चल रहा है क्या कि वो चैलेंजेस फेस करने के लिए रेडी है, चैलेंजेस क्रॉस करने का उसमें ये है, मतलब पैशन है, वो सब वो ढूंढते रहते हैं। तो सो उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं भी किसी और को अगर सजेस्ट करता हूँ जब जो इंटरव्यू पे जाने वाला है, तो मैं बोलता हूँ उनको क्लियरली जो नहीं आता हो बता दो कि नहीं आता मुझे। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ आपको एसक्यूएल पूरा नहीं आता, तो आप बता सकते हो कि आप मुझे एसक्यूएल का बेसिक्स पता है, लेकिन इन केस कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज की बात हो तो वो मैं इजीली लर्न करके अप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको विलिंगनेस भी शो करने आना चाहिए कि यस, कि जब भी आपको कुछ नहीं पता तो आप बोल सकते हो कि नहीं मैं इसको इजीली ग्रास्प करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो जो बेसिक आइडिया है उसका वैसा। सो वो एटीट्यूड आपको रखना है कि हाँ मैं विलिंगनेस मेरा है, मैं करना चाहता हूँ और मैं कोई भी चैलेंजेस आए तो वो मैं फेस करके वो क्रॉस करने के लिए भी रेडी हूँ, वैसा। अगर हम एक चीज की बात करें, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा हटके है, लेकिन आपकी जिस तरीके का जस्टिफाई करने का आंसर का तरीका उससे बहुत ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत रिच है इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्या हम टेस्टिंग को अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्सन ने BCA प्लस MCA किया हुआ है और किसी पर्सन ने BTech किया हुआ है, लेकिन जॉब लेने जाते हैं तो ना ये कोर्स सब धरे का धरा और बराबर ही हो जाता है, क्योंकि मान लो बूट कैंप हुआ तो BTech और MCA वाला साथ ही बैठ, ये चीज होती है। तो इसमें क्या होता है कि क्या हम एक अगर टेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने MCA किया तो मेरे पास MCA में सब्जेक्ट था टेस्टिंग का, बट उस टेस्टिंग के सब्जेक्ट के ऐड होने से क्या कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है टेस्टिंग के इकोसिस्टम में? क्या कहीं वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट बन के तो नहीं रह रहा? इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है बेसिकली? या एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, जब मेरा टेस्टिंग का टॉपिक वो सब्जेक्ट था मुझे सिलेबस में, तो इतना सीरियस नहीं लिया था उसको टेस्टिंग को वगैरह, और उतना प्रैक्टिकली भी ऐसा कुछ टेस्टिंग में होता नहीं था। जो भी प्रैक्टिकल होता था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सिर्फ प्रोग्रामिंग का, जावा, C++, इस सब चीज़ों का प्रैक्टिकल होता था। टेस्टिंग का ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सेशन नहीं था। अभी रिसेंटली जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो लोग टेस्टिंग के लिए भी सेपरेट प्रैक्टिकल सेशन आधे घंटे का 1 घंटे का रखते हैं भी क्या नहीं रखते हैं, लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो उनको एक्चुअली रखना चाहिए। प्रैक्टिकल जैसे हम जावा, C++ का रखते हैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स, वैसा टेस्टिंग रिलेटेड भी आप कुछ वेबसाइट टेस्टिंग, मोबाइल टेस्टिंग, जो भी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ टेस्टिंग है उसका एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी मतलब जो भी सेशंस होते हैं कॉलेज में वो होने चाहिए। सो उससे बेटर ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। जब भी बंदे बाहर निकलेंगे कॉलेज से तो उनको ज़्यादा आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या होता है टेस्टिंग में। इसमें एक सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम टेस्टिंग की बात करें, हम उसको ये इस तरीके से भी ले सकते हैं कि अगर उनके एलुमनाइज हैं तो उनसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करवा दिए स्टूडेंट्स का, तो उनको भी एक बेटर इंसाइट हो जाएगा कि टेस्टिंग का है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपने एक ABC कॉलेज से पास आउट हो गए और वहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एंड आप वहाँ पे एलुमनाई हो गए, तो वहाँ का कोई भी पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करके एक ये चीज करा सकता है कि ही इज द वन हु इज करंटली एसोसिएटेड विद दिस पर्टिकुलर कंपनी एज दिस पर्टिकुलर पोस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, कुछ भी। तो वहां पर हम अगर उनके गेस्ट सेशंस या कुछ तरीके से करा देंगे तो उनको एक अवेयरनेस भी क्रिएट हो सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोड दैट वी कैन आल्सो यूज इन ऑर्डर टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर डोमेन।
और राइट। ये भी हो सकता है। एंड मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ना आपने बहुत एक अच्छा चीज बताया कि फ्रॉम LNS टू आदित्य बिरला ग्रुप, ये बहुत बड़ा एक ट्रांसमिशन होता है कि एक छोटा सा सिस्टम, एक बैंकिंग का, और आदित्य बिरला ग्रुप, ये तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन एक एज अ टेस्टर। लेकिन एज अ टेस्टर मान लीजिए एक बिगिनर ने टेस्टिंग इंडस्ट्री में वो आ गया, उसे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, वो अभी एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है, वो बैंकिंग हो गया या हॉस्पिटलिटी, कोई भी प्रोजेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। बट कहीं ना एक माइंडसेट में एक चीज हमेशा रहती है कि टेस्टिंग में API टेस्टिंग भी आ गई, डेटाबेस टेस्टिंग भी आ गई, यूजेबिलिटी भी आ गई, एंड लो कोड, नो कोड, टेस्ट ऑटोमेशन, सब कुछ आ गया। बट हाउ टू चूज अ डोमेन एज अ टेस्टर कि मैं इस पर्टिकुलर रोल के लिए बेस्ट फिटेड हूँ? ओके, सो बेसिकली स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर आपको जो मिले वो आपको लेना चाहिए Yes. क्योंकि आपको एंट्री करना होता है, जॉब चाहिए होता है, नीड होता है जॉब के लिए, आपका ये होता है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। तो आपको जो भी डोमेन मिले आप उसको एक्सेप्ट कर लो। तो आपको बेसिकली मेरा ये मानना है कि टेस्टिंग को ही एज ए डोमेन आप समझो, क्योंकि बैंकिंग डोमेन अलग है, हेल्थ केयर डोमेन अलग है, ट्रैवल डोमेन अलग अलग डोमेन्स है। सो अगर आपने टेस्टिंग को ही अपना डोमेन किया और टेस्टिंग में आपने इम्प्रूव किया, टेस्टिंग के अलग अलग मेथड्स कैसे हैं, टेस्टिंग में आप कंट्रीब्यूशन मतलब कम्युनिकेशन कैसे करते हो डेवलपर्स के साथ, अदर स्टेक होल्डर्स के साथ, वो स्किल्स आपने इम्प्रूव किया। सो चाहे आपको किसी भी डोमेन में डाल दे, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे उसको सीखने के लिए। 20 डेज या एक मंथ के अंदर आप अच्छे से ग्रास्प कर लोगे जो भी डोमेन में आपको डाला है। एक मंथ के अंदर आप उस डोमेन में अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। सो डोमेन स्पेसिफिक माइंड मत रखना, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे और आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हो जाएंगे आपको। कि ऐसा नहीं कि ये बैंकिंग का डोमेन का बंदा है, अभी इसको सिर्फ बैंकिंग के डोमेन में ही डालना पड़ेगा टेस्टिंग के, और मुझे जॉब सर्च करते वक्त भी सिर्फ बैंकिंग वाला ही जॉब सर्च करना पड़ेगा, तो वो आपका लिमिटेड स्कोप हो जाता है। सो अगर आपने टेस्टिंग को ही एज अ डोमेन शार्प करना शुरू कर दिया तो आप मतलब आप फ्लेक्सिबल रहोगे, आप बैंकिंग से हेल्थ केयर में भी जा पाओगे, ट्रैवल में भी जा पाओगे, अलग अलग डोमेन में आप मास्टरी कर पाओगे। बस आपको टेस्टिंग के क्राफ्ट को इम्प्रूव करते रहना है। ये आपने एक बहुत बड़ा मिथ को ना दूर कर दिया, क्योंकि अगर आप चूजी बन जाओगे ना तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाएंगी। एंड एज अ टेस्टर Right. यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल irrespective of domain because testing is the thing which is common among all the domains। तो इस चीज का भी टेक केयर होगा। एंड जो अब क्वेश्चन होने वाला है अक्षय, वो हमारे इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन है, एंड माय फेवरेट क्वेश्चन टू बी वेरी फ्रैंक। हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम तभी इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं बिगिनर्स के लिए कि उनको टेस्टिंग में आने से पहले जो चीजें नहीं पता होती कॉलेज लेवल पे, उन्हें हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बता सकें। आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी उन फ्रेशर्स, उन बिगिनर्स को, फ्रेशर्स नहीं बिगिनर्स को, कि जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के में करियर बनाना चाहते हैं? एंड आप उसमें प्लीज ये भी कन्वे कर देना कि स्कोप क्या है टेस्टिंग का, क्योंकि स्कोप के बेसिस पे ही बिगिनर्स को ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो उनको ज्यादा सही रहेगा। ओके, सो स्कोप तो अच्छा ही है टेस्टिंग का वैसे तो फॉर एग्जांपल हम हमेशा डेवलपिंग के साथ टेस्टिंग को कंपेयर करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एज अ टेस्टर आपको जाना है तो आप वो भी एक काफ़ी अच्छा एक्टिव जॉब है आपके लिए, क्योंकि आपको इंटरेक्शन होते हैं बहुत कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ, एंड आपको चीज़ के बारे में क्रिटिकली सोचना पड़ता है। और अगर आप उस चीज़ में अच्छे हो ऑलरेडी, आप बग्स निकालने में अच्छे हो, आप कुछ चीज़ों में नुक्स निकालने में अच्छे हो, तो वो अप्लाई कर सकते हो, टेस्टिंग में आके आप आगे बढ़ सकते हो। सो बेसिकली मेरा बेस्ट एडवाइस ये रहेगा कि स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मतलब 1 साल टेस्टिंग में हो गया, 2 साल, तो आप खुद को एनालाइज करते रहो बीच बीच में और चेक, और जितने भी आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं ना वो आप होने दो, उसमें आप डरो मत मिस्टेक्स के लिए। मतलब आप स्टेप उठाओ। अगर आपको कोई मेल डालना है आप उसको बिंदास डाल दो, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लो कलीग्स के साथ और बिंदास डाल दो। आप रुको मत, ये मेल डालूं कि नहीं डालूं, ये एस्केलेट करूं कि नहीं करूं। और हमें ये भी लगता है कभी ये क्वेरी पूछूं कि नहीं पूछूं, कि मैं ज़्यादा डम तो नहीं लगूंगा ये क्वेरी पूछ के। सो हम वो रुक जाते उधर कभी कभी एज अ फ्रेशर, हम वोकल नहीं हो पाते, हम बात नहीं करते ज़्यादा। सो आपको इन द इनिशियल फेज आपको शांत रहना है, क्योंकि आपको सब ग्रास्प करना है।
सबका जो बोल रहे हैं लोग वो सब ले लेना है अंदर। फॉर एग्जाम्पल आप नया नया ज्वाइन किया कुछ कंपनी, सो 1-2 महीना आपको अच्छे से लिसनर का ये करना है रोल, कि सब कुछ समझ लेना है कि किसका क्या रोल है, क्या होने पे किसको एस्केलेट करना है, इधर कैसे चीज़ें होती है, डेवलपर को कब रेज मतलब कैसे रेज किया जाता है, कैसे फीडबैक आता है, वापस रिटेस्टिंग, ऑल चीज़ें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद आप खुद से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जब आपको सब क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर्क कल्चर कैसा है, सो आप खुद से भी आप इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हो लोगों को कि ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो आप उसमें डरो नहीं, आप क्वेरीज बिंदास पूछ सकते हो। तो टेस्टर का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है कि आपको रिलेवेंट क्वेरीज पूछना आना चाहिए, ताकि आप और कंट्रीब्यूट कर पाओ प्रोजेक्ट में, उसके प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर पाओ। अगर प्रोसेस में कुछ कमियां है, आप प्रोसेस की कमियां भी आप दिखा सकते हो स्टेक होल्डर्स को। सो आपको वो ओपन रहना है उस मामले में। सो या दैट्स इट। हाँ, आपने बहुत सारी चीजें बता दी, जैसे कि नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए, एंड रिलेवेंट क्वेश्चनिंग का जो स्किल है वो भी एक आर्ट है टेस्टिंग के परसेप्शन से, तो वो भी होना चाहिए। एंड टेस्टर एक मात्र ऐसा व्यक्ति होता है उस पर्टिकुलर टीम में जिसमें टेस्टिंग हो रही है पूरे प्रोजेक्ट में, कि जिसे पूरा प्रोजेक्ट का सोर्स टू डेस्टिनेशन पता है कि कैसे होना है। तो वो वहां पर एज अ सजेस्टर भी काम कर सकता है कि ये चीज यूजर के परसेप्शन से हमें और इसके यूजेबिलिटी के इंक्रीज करने के लिए हम ये चीजें कर सकते हैं। सो आज आपने चैलेंजेस को लेके जिस तरीके से आपने जो चैलेंजेस फेस किए उनको कैसे ओवरकम किया, ये जो आपकी जो जर्नी जो हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने कम्युनिटीज के एंगेजमेंट में आपका जितना आप एक्टिव हैं, उसकी जो आपकी लर्निंग्स हैं, उसको वो किस तरीके से बिगनर्स अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टार्ट देयर career in the field of a very beautiful job that is software testing. So I must say thank you so much, Akshay, for joining and sharing your valuable key points. It literally means a lot for me and my channel that is Help for Testing Guy. या थैंक यू सो मच, मुझे भी यहाँ पे आपने बुलाया उसके लिए और मुझे शेयर करने का मौका दिया जो भी मेरा एक्सपीरियंस था। सो या ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर जर्नी। या थैंक यू so much, Akshay.